भैया बहनों, आज हम लोग घर्षण बल के बारे में अध्ययन करेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो ध्यान देंगे, दो सतहों के बीच लगने वाला ऐसा बल जो उनके सापेक्ष गति का विरोध करे। जैसे पहला सतह यह है, दूसरा सतह यह है, तो इनके सापेक्ष गति का विरोध करने वाला जो बल है उसी बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ये जो घर्षण बल है यह सापेक्ष गति का विरोध करता है। यदि यह कोई मेज है, इस मेज के ऊपर कोई पिंड हम रखे हैं, तो यदि पिंड को हम इस दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वो घर्षण बल लगेगा। ठीक है, यदि हम इसको बाएं तरफ ले जाएं तो दाएं तरफ लगेगा, मतलब गति के विपरीत दिशा में यह बल कार्य करता है और संपर्क सतहों के बीच लगता है। जहां इन दोनों पिंडों का जो सतह है उन सतहों के बीच लगता है यह। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये जो अगर हम लोग जैसे यहाँ पर एक पिंड लें और उस पिंड को स्थिर रखें, यह मेज के ऊपर एक पिंड को हमने रखा, तो इस पिंड का जो भार होगा mg नीचे की तरफ कार्य करेगा और जो प्रतिक्रिया बल है इस सतह के द्वारा इसके ऊपर जो लगने वाला वो प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, यदि हम लोग इसके ऊपर कोई बल कार्य करें, एक मान लेते हैं दाहिने तरफ हमने बल लगा दिया F। अब यह दाहिने तरफ बल लगाने से होगा क्या कि यह जो प्रतिक्रिया बल जो इसका था, अब वो उसकी दिशा थोड़ी सी क्या होगी, यहाँ देखेंगे ये जो परिणामी P है इसकी दिशा थोड़ी बदलेगी और ये ऐसी हो जाएगी, तिरछा हो जाएगा कि अब जो परिणामी हो, ये देखिए प्रतिक्रिया बल, अब इसको R मान लें। अब देखिए अब यहाँ पर होगा क्या कि अब एक ये तिरछा हो जाएगा और तिरछा होने से इसका एक घटक जो इस बल के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा, जो इस बल को संतुलित करेगा, यही हमारा घर्षण बल है। फिर देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, चूंकि मेज के तल के द्वारा गुटकी पे जो लगने वाला बल P है वह बाईं तरफ इस तरह से झुक जाता है जिससे उसका एक घटक जो तल के समांतर होगा वह इस लगने वाले बल को संतुलित करेगा और दूसरा घटक जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा वह इसके भार को संतुलित करेगा। तो इस तरह से संपर्क तल के जो समांतर लगने वाला जो बल है वही बल हमारा स्थैतिक घर्षण बल है। ठीक है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको हम लोग Fs से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से यह जो बल है स्थैतिक घर्षण बल, यह लगने वाले बल को संतुलित करता है, अर्थात F बराबर Fs इस तरह से। और जो अभिलंब जो बल है R, यह इसके भार को संतुलित कर देता है। अब आते हैं इसी में सीमांत घर्षण क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण, तो ध्यान देंगे कि जब ये आरोपित जो बल है इस F का मान हम बढ़ाते हैं तो बढ़ा देने से तुरंत ये गुटका चलने नहीं लगेगा। ठीक है, होता क्या है कि ये जो आपका परिणामी बल है P, यह झुकना शुरू कर देता है और इस तरह से मेज के तल के द्वारा जो लगने वाला बल P है ये बाईं तरफ झुकेगा, और जब ये बाईं तरफ झुकेगा तो यह जो बल हमारा Fs है इसका जो घटक है क्षैतिज दिशा में वो भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे P इधर आपका झुकेगा वैसे वैसे Fs का मान भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। आप देखिए अगर इसी को हम इतना झुका दें तो अब Fs का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और R का मान क्या होगा, घटेगा। तो इस तरह से Fs का मान बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से होता क्या है कि जैसे जैसे हम बल का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे यह तल के द्वारा लगने वाला जो बल है ये भी क्या होता है, झुकने लगता है, जिसके कारण से स्थैतिक घर्षण बल Fs का मान बढ़ता जाता है और यह F के ही बराबर होता है। इस प्रकार जैसे जैसे हम F का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल का भी मान बढ़ता जाता है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, उसी तरह से इसकी भी एक सीमा है। एक निश्चित सीमा के बाद Fs का मान और अधिक नहीं बढ़ सकता, उसके बाद जब और अधिक नहीं बढ़ पाएगा तो उसके बाद जो बल हम बढ़ाएंगे अब उस बल के कारण अब यह गुटका चलना प्रारंभ कर देगा। तो स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान
जिसके अधिक बल लगाने पर यह गुटका चलना प्रारंभ कर दे, वही क्या होता है, हमारा सीमांत घर्षण बल है। दूसरे में कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो ये जो सीमांत घर्षण बल है, यह गति प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम बल है वह होता है। कम से कम वह बल जो गति को प्रारंभ कर दे, वही बल सीमांत घर्षण बल के बराबर होता है। तो इस तरह से ये जो सीमांत घर्षण है, इसके कुछ नियम हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के जो नियम है उसको ध्यान देंगे। जैसे विभिन्न तलों के बीच जो घर्षण है, तो प्रयोगों के आधार पर सीमांत घर्षण के जो नियम जो सत्य पाए गए हैं, उसमें पहला यह है कि जो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का जो परिमाण है, Fs का जो परिमाण है, वह संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह उनकी प्रकृति कैसी है, वह चिकने हैं कि खुरदुरे हैं, ठीक है। वह ध्यान देंगे, यह जो तल है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता, ना कि उसके आकार और क्षेत्रफल पर। तो सीमांत घर्षण बल तल के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह उसके खुरदरेपन या चिकनेपन पर निर्भर करता है, आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है कि दिए गए तल के लिए ये जो घर्षण बल है वह संपर्क तलों के स्पर्श रेखी होता है, या उसे कहते हैं समांतर होता है, ठीक है। इस तरह से इसकी जो दिशा है वह आरोपित बाह्य बल के विपरीत होता है। जो बाह्य बल हम आरोपित कर रहे हैं, जिसके कारण से यह गति करे, उसके ठीक है क्या होता है, विपरीत होता है। और यह जो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल है, यह प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होती है। जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है R, उसकी क्या होती है, यह अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात Fs अनुक्रमानुपात R, ठीक है। अनुक्रमानुपात चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, और वो जो कांस्टेंट है हमारा सीमांत की बात करेंगे तो μs R, और यही जो अनुक्रमानुपात का जो कांस्टेंट है, हमारा नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसी नियतांक को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। या म्यूस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, और जिसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और सीमांत घर्षण बल जो हमारा है Fs, जो कितना प्राप्त हुआ, μs R, ठीक है। तो सीमांत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल का क्या है, अधिकतम मान है। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान ही सीमांत घर्षण बल होता है। और ध्यान देंगे यहाँ पर Fs का जो मान होता है वह अधिकतम जो होगा वह कितना हो सकता है, ध्यान देंगे μs R के बराबर, ठीक है। और समान रूप से इसका जो मान है स्थैतिक घर्षण बल का, वह μs R से कम होगा, Fs का मान μs R से कम होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई गुटका है, अगर हम लोग जो बल है उस बल की दिशा को उलट दे, जैसा हमने पहले कहा, जैसे बल इधर है हम इधर कर दे, तो ये नहीं कि घर्षण बल इधर लग रहा था, इसी दिशा में हमने बल लगा दिया तो दोनों एक तरफ हो जाएंगे। जिधर हम गति कराना चाहते हैं घर्षण बल उसके विपरीत लगता है। यदि हमने इधर गति करना प्रारंभ कर दिया तो घर्षण बल इधर लगेगा, गति के विपरीत दिशा में। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिधर गति होगा गति के विपरीत दिशा में ही घर्षण बल कार्य करेगा। अब इसमें स्थैतिक घर्षण के बाद अब अगला है गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब कोई पिंड जिस पे हमने बल लगाए हैं, बल लगाने के बाद उसका बल, आरोपित बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से अधिक हो जाएगा, तो अब गुटका या पिंड वह गति करना प्रारंभ कर देगा। तो अब जब गति प्रारंभ हो जाता है तो तलों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वह अब घट जाएगा, ठीक है। और अब एक समान गति बनाए रखने के लिए इससे कुछ कम बल की आवश्यकता होती है, और गति के दौरान तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उस घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं, और इसका मान सीमांत घर्षण बल से कम होता है।
और हम लोग सामान्य रूप से जो दैनिक जीवन में इसका अनुभव भी करते रहते हैं। अगर हम लोग कोई पिंड है उसको गति प्रारंभ कराना चाहते हैं तो प्रारंभ में उसको अधिक बल लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो एक गति की अवस्था में आ जाता है तो अब हमें कुछ कम बल लगाना पड़ता है। इस प्रकार ये देखेंगे कि जो यह गतिज घर्षण बल है ये भी आर के ही अनुक्रमानुपाती होगा, और अनुक्रमानुपात चिन्ह को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो इस तरह से इसको हम लोग एफ के से प्रदर्शित करेंगे। तो एफ के बराबर म्यू के आर, यहाँ पर म्यू के क्या है, तो यह गतिज घर्षण गुणांक है, और यह गतिज घर्षण गुणांक इस स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। ठीक है, ये गुणांक कम होने के कारण से ही गतिज घर्षण बल हमारा जो है वह कम होता है। अब गतिज घर्षण बल जो हमारा है यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्पी घर्षण बल जिसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और दूसरा है लोटनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहले आते हैं कि ये जो सर्पी घर्षण है यह क्या है। तो जब कोई गुटका किसी तल पे सरकता है, ध्यान देंगे सरकना, जैसे यहाँ पे देखिए सरकता फिसलता, जैसे यह डस्टर है इसके ऊपर हम इसको क्या कर रहे हैं, सरका रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनके संपर्क तलों के बीच जो घर्षण कार्य करता है उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे आप लोग क्या करिए, कोई बोरा हो जिसमें अनाज भरा है उसको आप फर्श पे सरकाते हुए ला रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो बोरा है और फर्श है इन दोनों के सतहों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है वह हमारा कौन सा घर्षण है, सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा है लोटनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब कोई पहिया हो जैसे, ठीक है, जैसे हमारे साइकिल का पहिया है, बेलन हो, ऐसे कोई पिंड जो बिना फिसले लुढ़के, जैसे अभी इस चाक को हम फर्श पे लुढ़काए, ठीक है, तो इस स्थिति में यह सरकता नहीं है बल्कि क्या है, लुढ़क रहा हो। इस तरह से लुढ़क रहा हो तब समतल और लुढ़कने वाली जो वस्तु है उसके संपर्क में, ठीक है, वस्तु का जो संपर्क है वह एक रेखा के रूप में होता है इस स्थिति में। और ऐसी स्थिति में जो पहिया या बेलन कह ले, इनके ऊपर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल है यह संपर्क तल के लंबवत भार की रेखा के अनुगामी होता है ऊपर की ओर, नीचे भार और ऊपर प्रतिक्रिया बल यह लगता है। जैसे यहाँ देखिए, ये मान लेते हैं कि कोई बेलन है या कोई पहिया है और वह एक क्षैतिज तल पे लुढ़क रहा हो, तो अब इसका जो भार होगा वह mg नीचे की ओर कार्य करेगा और प्रतिक्रिया बल ऊपर r, यह कार्य करेंगे आपके। ठीक है, तो इस स्थिति में जो प्रतिक्रिया r का कोई स्पर्श रेखीय घटक नहीं होता है, क्योंकि ये लंबवत है तो इसका घटक यदि स्पर्श रेखीय घटक हम लेंगे तो स्पर्श रेखीय घटक लेंगे तो r cos 90 का मान 0। ठीक है, इस तरह से अब जो पहिया है या बेलन है उसके गति का विरोध करने वाला कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करता है। और इस तरह से सैद्धांतिक रूप से तो हम चाहे जहाँ वहाँ ले जाएंगे और एक बार लुढ़का दिए तो लुढ़कता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि और जैसे हम लोग जब लुढ़काते हैं तो देखते हैं कि यह लुढ़कने के बाद कुछ देरी बाद जाकर यह रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि जैसा यह कहा जा रहा है ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर भी एक घर्षण बल कार्य करता है जिसको हम लोग लोटनिक घर्षण कहते हैं। यह क्यों कार्य करता है तो ध्यान देंगे कैसे कार्य करता है। तो देखिए, जब हम लोग किसी तल पे रखते हैं तो वास्तव में यह तल थोड़ा सा हमारा क्या होता है, दब जाता है, राउंड हो जाएगा इस तरह से, थोड़ा सा ये दबेगा तल हमारा। ठीक है, वहाँ पे अब होता क्या है कि जहाँ पे यह पिंड हमारा लुढ़क रहा है तो जिस तल पे लुढ़क रहा हो उस तल को थोड़ा सा क्या करता है, विरूपित कर देता है उसमें, और जिसके कारण से वस्तु और तल की जो संपर्क रेखा है वह एक संपर्क पृष्ठ के रूप में वो क्या होता है, उसका अपक्षय हो जाता है, जिसके कारण से जो संपर्क बिंदु हैं इन बिंदुओं पर जो प्रतिक्रिया बल है वह ऊर्ध्वाधर ऊपर की बजाय कुछ झुक जाता है। अब ये ऊर्ध्वाधर ऊपर ना होके बल्कि अब देखिए यहाँ पे कहेंगे तो यहाँ पे झुका इस तरह से है, बेंड कर गया है, थोड़ा सा तल हमारा दब गया है, जिसके कारण से प्रतिक्रिया बल भी क्या होगी। अब इसके लंबवत की बात करेंगे तो ये जो लंबवत भले होगा लेकिन ये ऊर्ध्वाधर नहीं होगा। इसी तरह से इस तरफ देखेंगे तो ये भी लंबवत ना होकर थोड़ा सा क्या होगा, लंबवत तो होगा लेकिन ऊर्ध्वाधर ना होकर बल्कि क्या होगा, झुका होगा। इस तरह से यह जब ऊर्ध्वाधर से कुछ झुका होगा तो अब इसका एक घटक यहाँ पे कार्य करेगा
जो संपर्क तल के अनुदेश और इस तरह से वह एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है और इसी प्रतिरोध को हम लोग लोटनी घर्षण कहते हैं। तो लुढ़कती हुई वस्तु समतल तल के संपर्क का जो देखिए जो लुढ़कने वाली वस्तु है वह और जो समतल संपर्क तल है जिसके ऊपर ये लुढ़क रहा है, ठीक है, ये दोनों पदार्थ जितना अधिक कठोर होंगे तो विरूपण भी उतना ही कम होगा। विरूपण मतलब उसमें जो क्या कहते हैं डिफॉर्म होना, मतलब बिगड़ना रूप का उसका, या इसी तरह से कहें कि जैसे आप ऐसे समझिए कि मिट्टी अगर थोड़ी नमी है उसमें, उसके ऊपर आप साइकिल ले जाते हैं, देखते हैं कि पहिया हमारा क्या करता है उसमें थोड़ा सा गड्ढा उत्पन्न कर देता है, तो इस तरह से वो विरूपित हो गया। तो इस तरह से अब हम फर्श पे भले ही लुढ़का रहे हैं लेकिन हमको लगता नहीं, लेकिन वो कुछ न कुछ उसमें विरूपण उत्पन्न होता ही होता है, जिसके कारण से लोटनी घर्षण देखिएगा पदार्थ जितना कठोर होगा जो लुढ़कने वाला वस्तु है वह, और जो हमारा वो समतल जिस पे लुढ़क रही है दोनों, तो उस स्थिति में लोटनी घर्षण भी उतना ही कम होगा। अब ध्यान देंगे ये जो लोटनी घर्षण है यह सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। इसी कारण से अगर हम किसको सरका रहे हैं और एक उसको लुढ़का के ले जा रहे हैं तो लुढ़काना ज़्यादा आसान होता है सरकाने की तुलना में। इसी कारण से जो वाहन के पहिए होते हैं वह गोल लगाए जाते हैं और उनकी जो धुरी होती है उसमें बाल बेरिंग लगा दिया जाता है ताकि और आसानी से यह घूमे। तो बाल बेरिंग भी जो है वो भी क्या होती है, बाल बेरिंग में आप देखते होंगे कि उसमें छर्रे लगे होते हैं या बेलन लगे होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं लुढ़कते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे सर्पी घर्षण के यहाँ पे कौन से घर्षण उत्पन्न करते हैं, लोटनी घर्षण उत्पन्न करते हैं। और यह स्टील के बने होते हैं, हार्ड होते हैं, जिसके कारण से संपर्क तल में जो क्या कहेंगे विरूपण भी नहीं होता है और घर्षण बल बहुत ही कम लगता है। इस तरह से घर्षण बल को बचाने के लिए बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने घर्षण बल के बारे में सामान्य जानकारी लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग घर्षण बल पर आरोपित बाह्य बल के साथ क्या परिवर्तन होता है, घर्षण कोण क्या होता है, क्षैतिज से किसी कोण पर यदि कोई आनत तल है, आनत तल पर कोई पिंड सरक रहा है तो कैसे सरकेगा, और घर्षण बल के कुछ उदाहरणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।